कभी ऐसा हुआ है कि दुकान में गए थे सिर्फ दूध खरीदने, लेकिन बाहर निकले एक पूरी ट्रॉली भरकर? हाँ। या किसी सेल्समैन की बातों में आकर वो महंगा फोन खरीद लिया जिसकी शायद शायद उतनी जरूरत भी नहीं थी? ये तो बहुत होता है। और वो दोस्त जो हमेशा कोई ना कोई ऐसा फेवर मांगता है जिसे हम चाहकर भी मना नहीं कर पाते। आखिर ऐसा क्यों होता है? ये सवाल बहुत आम है, लेकिन इनके जवाब हमारे दिमाग के काम करने के तरीके में छुपे हैं। हम सब सोचते हैं कि हम अपने फैसले बहुत सोच समझकर मतलब तर्क के आधार पर लेते हैं। हाँ। लेकिन असलियत यह है कि हमारे दिमाग में कुछ ऐसे मनोवैज्ञानिक बटन होते हैं जिन्हें अगर कोई सही तरीके से दबा दे तो हमारी हाँ लगभग पक्की हो जाती है। तो मतलब हमारे दिमाग का एक तरह का सॉफ्टवेयर है जिसमें कुछ शॉर्टकट या कहें तो चीट कोड्स पहले से इंस्टॉल्ड है? कह सकते हैं। आज हमारे पास रॉबर्ट सियालिनी की मशहूर किताब इन्फ्लुएंस द साइकोलॉजी ऑफ पर्सुएशन से जुड़े कुछ नोट्स हैं। तो आज का हमारा मिशन है इन दिमागी चीट कोड्स को क्रैक करना। हम ये समझना चाहते हैं कि ये काम कैसे करते हैं ताकि अगली बार कोई हमारा फायदा न उठा सके। चलिए इस दिमागी खेल को समझना शुरू करते हैं। बिल्कुल। किताब की शुरुआत एक बहुत ही अजीब लेकिन मजेदार उदाहरण से होती है, एक टर्की मुर्गी के बारे में। हाँ, माँ टर्की। हाँ, जो अपने बच्चों की चीप चीप की आवाज सुनते ही उसमें ममता का स्विच ऑन हो जाता है। एक प्रयोग में तो उसके सबसे बड़े दुश्मन एक नकली पोलक कैट के अंदर से जब ये आवाज आई तो माँ टर्की ने उसे भी प्यार से अपना लिया। कमाल है, क्या हमारा दिमाग भी इतना ऑटोमेटिक है? काफी हद तक। हाँ, इसे ऑटोमेटिक से ज्यादा एफिशिएंट यानी कुशल कहना बेहतर होगा। हमारी दुनिया बहुत जटिल है। हर रोज हमें हजारों छोटे बड़े फैसले लेने होते हैं। सही बात है। अगर हम हर फैसले पर घंटों सोचने लगें तो शायद सुबह बिस्तर से भी ना उठ पाएं। हाँ। इसलिए हमारा दिमाग कुछ मानसिक शॉर्टकट या नियम बना लेता है। इन्हें ह्यूरिस्टिक्स कहते हैं। ये शॉर्टकट ज्यादातर समय हमारा काम आसान कर देते हैं। लेकिन इन्हीं शॉर्टकट्स का फायदा भी उठाया जा सकता है। हाँ। मुझे वो फोटोकॉपी मशीन वाला प्रयोग याद आ रहा है। हाँ, एलन लैंगर का प्रयोग। जब कोई लाइन में लगे लोगों से बस यूं ही आगे जाने के लिए कहता है तो 60% लोग मान जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो एक वजह बताता है, कुछ भी वजह, तो आंकड़ा एकदम से बदल जाता है। बिल्कुल। जब कारण दिया गया क्योंकि मुझे जल्दी है तो 94% लोग मान गए। 94%। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात तो तब हुई जब एक बिल्कुल बेमतलब का कारण दिया गया, क्योंकि मुझे कुछ फोटोकॉपी करानी है। अरे भाई, लाइन में खड़े सभी लोगों को फोटोकॉपी ही तो करानी है। हाँ, लेकिन फिर भी 93% लोग मान गए। कमाल है। मतलब दिमाग ने सिर्फ क्योंकि शब्द सुना, हाँ, मोर से एक सिग्नल मिल गया कि हाँ कोई जायज वजह होगी। उसने वजह की क्वालिटी को परखा ही नहीं। सही पकड़ा, क्योंकि शब्द एक ट्रिगर बन गया। इसी तरह एक और शक्तिशाली ट्रिगर है कॉन्ट्रास्ट प्रिंसिपल, यानी विषमता का सिद्धांत। विषमता का सिद्धांत? हाँ, हमारा दिमाग चीजों को अकेले नहीं बल्कि तुलना में देखता है। अगर आप पहले 10 किलो का वजन उठाएं और फिर 5 किलो का, तो वो 5 किलो असल से भी कहीं ज्यादा हल्का महसूस होगा। अच्छा, हाँ, इसका एक बहुत मजेदार उदाहरण उस कॉलेज की लड़की की चिट्ठी में है। हाँ, वो तो क्लासिक है। वो अपने माता पिता को खत में पहले बताती है कि हॉस्टल में आग लग गई, वो खिड़की से कूदी तो सिर में फ्रैक्चर हो गया, वो अस्पताल में है और प्रेग्नेंट भी हो गई है। सोचिए माँ बाप पर क्या बीती होगी। उनके तो होश ही उड़ गए होंगे। जाहिर है। लेकिन फिर चिट्ठी के आखिर में वो लिखती है कि इनमें से कुछ भी सच नहीं है। अब सोचे, इतनी बड़ी बड़ी आपदाओं की तुलना में हिस्ट्री में फेल होना माँ बाप को कितनी छोटी और राहत की बात लगी होगी। सेल्समैन भी तो यही करते हैं। बिल्कुल। हाँ, वो पहले आपको 50,000 का सूट दिखाएंगे। हाँ। और जब आप मना कर देंगे तो कहेंगे चलिए कोई बात नहीं, ये 5,000 का स्वेटर देख लीजिए। और उस 50,000 के सामने 5,000 कुछ भी नहीं लगता। हाँ, बहुत मामूली रकम लगती है। हाँ। और हम खरीद लेते हैं। हाँ। तो ये सब हमारी धारणा का खेल है। हाँ। पर क्या ये सिर्फ पैसों या चीजों पर लागू होता है या फिर एहसान पर भी? मतलब अगर कोई हमारे लिए कुछ कर दे तो क्या हम भी एक तरह के दबाव में आ जाते हैं? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। यहीं से दूसरा और शायद सबसे शक्तिशाली सिद्धांत शुरू होता है, लेन देन यानी रेसिप्रोसिटी। लेन देन? ये नियम कहता है कि अगर कोई हमें कुछ देता है तो हम पर उसे कुछ वापस लौटाने का एक गहरा मनोवैज्ञानिक और सामाजिक दबाव बन जाता है। अच्छा। ये इंसानियत की सबसे पुरानी परंपराओं में से एक है। किताब में इथियोपिया का एक हैरान करने वाला उदाहरण है। 1985 में जब इथियोपिया
खुद भयंकर गरीबी और भुखमरी से जूझ रहा था। हाँ, दुनिया भर से उसे मदद मिल रही थी। उस वक्त उसने मेक्सिको को भूकंप पीड़ितों के लिए $5000 की मदद भेजी। ये तो बहुत अजीब बात है। पहली नजर में यह अजीब लगता है, लेकिन जब आप इतिहास में झांकेंगे तो पाएंगे कि 1935 में जब इटली ने इथियोपिया पर हमला किया था, हाँ। तब मेक्सिको ने उसकी मदद की थी। ओहो, 50 साल पहले? हाँ, 50 साल बाद भी उस एहसान का बोझ इतना गहरा था कि इथियोपिया ने अपनी सबसे बुरी हालत में भी उससे चुकाया। वाह। मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि ये हमारे समाज के विकास का आधार है। एक दूसरे की मदद करना और एहसान चुकाना ही वो गोंद है जिसने इंसानी कबीलों को साथ जोड़े रखा। इसीलिए जब हम पर कोई एहसान होता है तो हमारा दिमाग हमें उसे चुकाने के लिए बेचैन कर देता है। बिल्कुल। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि जब एयरपोर्ट पर या सड़क पर कोई हमें मुफ्त में एक गुलाब का फूल या कोई किताब देकर डोनेशन मांगता है? बहुत अच्छा सवाल है। इसे चालाकी कहें या मानवीय मनोविज्ञान की गहरी समझ, ये नियत पर निर्भर करता है। अच्छा। लेकिन हाँ, तकनीक वही है। वो आपको एक अनचाहा तोहफा देते हैं जिससे आप पर एक अनचाहा कर्ज चढ़ जाता है, और उस कर्ज के बोझ से निकलने के लिए कई लोग उस फूल की कीमत से कई ज्यादा डोनेशन दे देते हैं। हाँ, मना करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब हम पर दूसरों के किए गए कामों का दबाव होता है, पर उस दबाव का क्या जो हम खुद पर डालते हैं? अपनी ही कही हुई बातों पर टिके रहने का दबाव। मैंने देखा है, एक बार हम किसी चीज के लिए हाँ कह दें तो फिर पीछे हटना बहुत मुश्किल लगता है। और इसी से जुड़ा है हमारा तीसरा सिद्धांत, प्रतिबद्धता और निरंतरता। कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी। हाँ, हमें अपनी बातों और कामों में एक जैसा दिखना पसंद है। समाज भी ऐसे लोगों को इज्जत देता है जो अपनी जुबान के पक्के होते हैं। हाँ, भरोसेमंद। हम खुद को एक तर्कसंगत और भरोसेमंद इंसान के तौर पर देखना चाहते हैं। इसका वो बीच वाला प्रयोग तो कमाल का है। हाँ, वो रेडियो वाला। एक रिसर्चर अपना रेडियो तौलिए पर रखकर घूमने चला जाता है। एक नकली चोर आता है और रेडियो उठा के भागने लगता है, तो आसपास लेटे 20 में से सिर्फ 4 लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं। हाँ, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ये मेरा मामला नहीं है, मैं क्यों पछड़े में पड़ूं। सही बात है। लेकिन फिर कहानी बदल जाती है। दूसरी बार में रिसर्चर जाने से पहले पास वाले व्यक्ति से कहता है, प्लीज मेरी चीजों का जरा ध्यान रखेंगे? और वो व्यक्ति लापरवाही में ही सही हाँ कह देता है। हाँ, अब जब चोर रेडियो लेकर भागता है तो 20 में से 19 लोग उसे रोकने के लिए खड़े हो जाते हैं। वो उसे पकड़ते हैं, उससे भिड़ जाते हैं। वाह, सिर्फ एक छोटी सी हाँ ने उनके व्यवहार को पूरी तरह से बदल दिया। पर क्या ये हमेशा काम करता है? मान लीजिए चोर बहुत डरावना या हट्टा-कट्टा हो, क्या तब भी लोग अपनी उस छोटी सी हाँ पर टिके रहेंगे? देखिए, सीमाएं तो हर सिद्धांत की होती हैं। बिल्कुल। लेकिन ये प्रयोग दिखाता है कि एक छोटा सा सार्वजनिक कमिटमेंट भी हमारे अंदर जिम्मेदारी की भावना को कितना ज्यादा बढ़ा देता है। एक बार हाँ कहने के बाद कुछ ना करना हमारी अपनी ही इमेज के खिलाफ हो जाता। सही है। खिलौना कंपनियां तो इस सिद्धांत का इस्तेमाल करके करोड़ों कमाती हैं। हाँ, ये तो उनका सबसे बड़ा हथियार है। वो क्रिसमस से पहले किसी नए और शानदार खिलौने का इतना विज्ञापन करती हैं कि बच्चे जिद पकड़ लेते हैं। माता पिता वादा कर देते हैं, लेकिन जब वो दुकान पर जाते हैं तो कंपनियां जानबूझकर उस खिलौने का स्टॉक कम रखती हैं। वो मिलता ही नहीं। अब मुझे समझ आया कि पिछले साल मेरे साथ क्या हुआ था। बताइए, क्या हुआ था? मेरे बच्चे के लिए खास एक्शन फिगर का वादा किया था, मिला नहीं। दिल टूटने से बचाने के लिए एक दूसरा वैसा ही महंगा खिलौना दिलाना पड़ा। अच्छा। फिर जनवरी में जैसे ही क्रिसमस का माहौल खत्म हुआ, टीवी पर उसी पुराने एक्शन फिगर का विज्ञापन फिर से आने लगा। बच्चे ने मुझे मेरा वादा याद दिलाया। और अपनी बात का पक्का बने रहने के चक्कर में आपको वो भी खरीदना पड़ा। हाँ, कंपनी ने एक बच्चे से 2 खिलौने बिकवा लिए। ये बिल्कुल टेक्स्ट बुक उदाहरण है। उन्होंने पहले आपसे एक कमिटमेंट लिया और फिर हालात ऐसे बनाए कि आप उस पर टिके रहने के लिए और ज्यादा खर्च करें। मतलब एक बार जब हम कोई रास्ता चुन लेते हैं तो हमारा दिमाग खुद को सही ठहराने के लिए कारण ढूंढने लगता है और उसी रास्ते पर आगे बढ़ता जाता है। एकदम ठीक है, तो हमारा दिमाग दूसरों के एहसान का बोझ महसूस करता है, अपनी कई बात पर टिके रहना चाहता है, और क्या है, हाँ, दूसरों को देखकर काम करना। सामाजिक प्रमाण। हाँ, सोशल प्रूफ। अगर सब कर रहे हैं तो सही ही होगा, ये तो हम हर रोज देखते हैं। बिल्कुल। जब हम किसी स्थिति को लेकर अनिश्चित होते हैं तो हम ये जानने के लिए दूसरों की तरफ देखते हैं कि सही व्यवहार क्या है। ये सीखने का एक शॉर्टकट है। अच्छा, जैसे वो टीवी के कॉमेडी शो में इस्तेमाल होने वाली नकली हंसी। हाँ, कैन्ड लाफ्टर इसी का उदाहरण है। हमें पता है कि वो नकली है, फिर भी रिसर्च बताती है
कि उसे सुनकर हमें जोक्स ज्यादा मजेदार लगते हैं। और हम ज्यादा हंसते हैं। हाँ, क्योंकि हमारा दिमाग सिग्नल लेता है कि हंसने की जगह है। किताब के लेखक ने अपने बेटे क्रिस को तैरना सिखाने की जो कहानी बताई है, वो तो और भी गहरी बात बताती है। उन्होंने बहुत कोशिश की, कोच लगाए, लेकिन क्रिस अपने प्लास्टिक ट्यूब के बिना पानी में उतरने को तैयार ही नहीं था। बिल्कुल। फिर एक दिन वो अचानक उसे बिना किसी डर के डाइविंग बोर्ड से कूदकर तैरते हुए देखते हैं। और वो हैरान होकर पूछते हैं कि ये चमत्कार कैसे हुआ। तो क्रिस जवाब देता है, टॉमी 3 साल का है और मैं भी, अगर टॉमी बिना ट्यूब के कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। मतलब उसने किसी बड़े एक्सपर्ट या अपने पिता से नहीं, बल्कि अपने जैसे ही एक दूसरे बच्चे से सीखा। एकदम सही। हम उन लोगों के व्यवहार से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं जो हमारी तरह होते हैं। और आज की डिजिटल दौर में तो ये सिद्धांत और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गया है ना। और खतरनाक भी। सोशल मीडिया पर किसी पोस्ट के हजारों लाइक्स, Amazon पर किसी प्रोडक्ट की 5 स्टार रेटिंग्स, YouTube पर वीडियो के मिलियन व्यूज। ये सब सामाजिक प्रमाण के नए रूप हैं। हाँ, हमारा दिमाग ये नहीं सोचता कि क्या ये रेटिंग्स या लाइक्स असली हैं या खरीदे हुए। वो बस ये देखता है कि इतने सारे लोग इसे पसंद कर रहे हैं तो ये अच्छा ही होगा। ये एक तरह की डिजिटल भेड़ चाल है। मैं खुद इसका शिकार हुआ। Amazon पर कुछ भी खरीदने से पहले मैं सबसे पहले रेटिंग्स और रिव्यूज ही देखता हूँ। हम सब देखते हैं। और अगर हजारों लोगों ने अच्छी रेटिंग दी है तो मैं बाकी चीजों पर उतना ध्यान ही नहीं देता। ये तो एक ऑटोमेटिक फैसला बन गया है। अच्छा, इससे एक बात और जुड़ी है। हम जिन लोगों की राय को महत्व देते हैं, अक्सर हम उन्हें पसंद भी करते हैं। क्या पसंद करना भी प्रभाव का एक हथियार है? यकीनन। ये हमारा 5वां सिद्धांत है, पसंद यानी लाइकिंग। लाइकिंग। ये बहुत सीधा सा नियम है। हम जिन लोगों को पसंद करते हैं, उनकी बातों से सहमत होने और उनकी रिक्वेस्ट मानने की संभावना कहीं ज्यादा होती है। कपरवेयर पार्टियां। बिल्कुल। वहाँ कोई अजनबी सेल्समैन नहीं आता। पार्टी की होस्ट आपकी दोस्त होती है और आप अपनी दोस्त को न कहने या निराश करने से बचने के लिए कुछ ना कुछ खरीद ही लेते हैं। मुझे याद है, एक बार मैं एक दुकान में सिर्फ शर्ट देखने गया था और सेल्समैन भी मेरे शहर का निकला। बस, अरे आप भी वहां से? करते करते उसने मुझे शर्ट के साथ एक महंगी जैकेट भी बेच दी। घर आकर मैं सोच रहा था कि ये हुआ क्या। अब समझ आया, वो समानता का सिद्धांत था। हाँ, हम उन लोगों को तुरंत पसंद करने लगते हैं जो हमारे जैसे होते हैं या जिनकी हम तारीफ करते हैं। बिल्कुल। पसंद बढ़ाने के कई तरीके हैं। शारीरिक आकर्षण एक है, हम सुंदर लोगों को ज्यादा काबिल और ईमानदार मान लेते हैं। समानता दूसरा है, जैसा आपके साथ हुआ। तीसरा है तारीफ। हमें वो लोग अच्छे लगते हैं जो हमारी तारीफ करते हैं, भले ही हमें पता हो कि वो मक्खन लगा रहे हैं। और चौथा है सहयोग, यानी मिलकर काम करना। पुलिस की गुड कॉप बैड कॉप तकनीक इसी का उदाहरण है ना। हाँ, परफेक्ट। एक पुलिस वाला बुरा बनकर धमकाता है और दूसरा अच्छा बनकर आपको बचाता है, सहयोग का नाटक करता है और आप उसे अपना दोस्त समझकर सब कुछ बता देते हैं। वो गुड कॉप आपके साथ एक टीम में होने का भ्रम पैदा करता है और आप उसे पसंद करने लगते हैं, उस पर भरोसा करने लगते हैं। ये सब बहुत सूक्ष्म स्तर पर होता है। और अब आते हैं आखिरी सिद्धांत पर, जो शायद मार्केटिंग की दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, लिमिटेड टाइम ऑफर। सिर्फ 2 पीस बचे हैं, आज सेल का आखिरी दिन है। हाँ, ये लाइनें सुनते ही हमारे अंदर एक अजीब सी बेचैनी होने लगती है। ये है छठा सिद्धांत, कमी यानी स्कैर्सिटी। नियम ये है कि जो चीजें कम उपलब्ध होती हैं उन्हें हम ज्यादा मूल्यवान समझते हैं। अवसर जितना सीमित होता है वो हमें उतना ही आकर्षक लगता है। अच्छा। इसके पीछे साइकोलॉजिकल रिएक्टेंस का सिद्धांत काम करता है। जब हमें लगता है कि किसी चीज को चुनने की हमारी आजादी छीनी जा रही है, तो हम उस आजादी को वापस पाने के लिए उस चीज को और भी ज्यादा शिद्दत से चाहते हैं। बिल्कुल। तो क्या इसी वजह से बैन की हुई किताबें या फिल्में अचानक इतनी पॉपुलर हो जाती हैं? हाँ, काफी हद तक। इसे रोमियो और जूलियट इफेक्ट भी कहते हैं। उनके परिवारों ने उनके रिश्ते पर जितनी पाबंदियां लगाईं, उनका प्यार उतना ही मजबूत होता गया। वाह। जब कोई चीज मुश्किल से मिलती है या उस पर पाबंदी होती है तो वो हमारे लिए ज्यादा कीमती हो जाती है। ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स पर ओनली 2 लेफ्ट इन स्टॉक का काउंटर इसी मनोवैज्ञानिक बटन को दबाने के लिए होता है। तो अगर हम इन सबको एक साथ देखें, लेन देन का दबाव, अपनी बात पर टिके रहने की आदत, दूसरों की नकल करना, पसंद करने वालों की हाँ में हाँ मिलाना और किसी चीज के खत्म हो जाने का डर, ये तो सचमुच हमारे दिमाग के वो चीट कोड्स हैं जिनका इस्तेमाल हर रोज हर जगह हमारी सोच और हमारे फैसलों को बदलने के लिए किया जा रहा है। इन सिद्धांतों को समझना हमें एक तरह का कवच देता है। ये हमें जागरूक बनाता है। सही है।
इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिद्धांत हमेशा बुरे होते हैं। समाज के चलने के लिए ये जरूरी भी है। लेकिन जब कोई इनका इस्तेमाल हमें ठगने या हमसे वो काम करवाने के लिए करे जो हम नहीं करना चाहते, तब इनकी पहचान करना जरूरी हो जाता है। अगली बार जब कोई सेल्समैन आपको कोई लिमिटेड ऑफर दे तो आप ये समझ पाएंगे कि वो आपकी तर्क शक्ति को नहीं बल्कि आपके खोने के डर को टारगेट कर रहा है। बिल्कुल। ये जानने के बाद हम एक ठहराव लेकर खुद से पूछ सकते हैं, क्या मुझे वाकई इस चीज की जरूरत है या मैं सिर्फ इस मनोवैज्ञानिक ट्रिगर की वजह से प्रतिक्रिया दे रहा हूं। और ये हम बेहतर और ज्यादा सोचा समझा फैसला लेने में मदद करता है। तो अब जब हमारे पास इस कोड को समझने की चाबी है तो हम न सिर्फ खुद को बहकने से बचा सकते हैं बल्कि ये भी बेहतर समझ सकते हैं कि हमारे आसपास की दुनिया कैसे काम करती है। तो अंत में हम सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ना चाहेंगे। अब जब प्रभाव की इन 6 शक्तिशाली सिद्धांतों के बारे में सब जानते हैं, तो अगले कुछ दिनों तक अपने आसपास की दुनिया पर एक जासूसी की नजर से देखिए। विज्ञापनों में, ऑफिस की मीटिंग्स में, सोशल मीडिया पर या परिवार के साथ बातचीत में। ये तरीके कितनी बार इस्तेमाल होते हुए दिखते हैं। हाँ, और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या अब इन्हें पहचान कर एक ज्यादा जागरूक और स्वतंत्र फैसला लिया जा सकता है?